वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 225 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 225 तक पहुँच सकते हैं, या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। पहला प्रश्न है ये, पॉलिटी। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसको हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में। कौन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन? भारत के राष्ट्रपति। और जब वो संयुक्त अधिवेशन आ जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये अपने आप में दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है केवल राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सीमा प्रबंधन विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सीमा प्रबंधन विभाग की स्थापना बिल्कुल 2004 में की गई, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है ये, ना कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट। करेक्ट अपने को बताना, तो बी आंसर हो गया इसका। देखिए, सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है और जनवरी 2004 में अंतर्राष्ट्रीय भूमि और तटीय सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत या तहत सीमा प्रबंधन विभाग बनाया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है। देखिए, भारत सरकार नियम 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के संगठक विभाग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं वो? आंतरिक सुरक्षा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग जिस पर यह प्रश्न था, राजभाषा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग और जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग। ये प्रश्न है ज्योग्राफी का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, ऊंचाई जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक स्थिर ऊंचाई पर जो है घूमते हैं और उसी दिशा में घूमते हैं जैसे कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी के चारों ओर ये घूमते हैं। और वो ऊंचाई कितनी है? वो ऊंचाई है 35,800 किलोमीटर। ठीक है, लगभग में ही आंसर दिया जाएगा इसका। देखिए, यह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो कि मानव निर्मित है, मानव के द्वारा भेजा गया है, जो सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन के ऊपर लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी 22,300 मील। यह उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए, भू स्थिर शब्द इस तथ्य से आता है कि ऐसा उपग्रह आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है, जैसा कि जमीन पर आधारित पर्यवेक्षक द्वारा देखा जाता है। इस उपग्रह की एक कक्षा 24 घंटे में लगते हैं। इस उपग्रह की एक कक्षा में 24 घंटे लगते हैं। यह उतना ही समय है जितना पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगता है, जिससे दिन और रात होते हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडो मलय इकोजोन और ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? इंडो मलय जोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है। मलक्का जलडमरू मध्य, लंबोक जलडमरू मध्य, बास जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य। कौन सी है वो भौगोलिक सीमा जो इंडो मलय इकोजोन को ऑस्ट्रेलेशिया वनस्पति जोन से अलग करती है? लंबोक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, लंबोक जलडमरू मध्य इंडो मलय जोन को ऑस्ट्रेलेशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है। इस सीमा को बल्लास लाइन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? न्यू फाउंडलैंड, फॉकलैंड, क्वींसलैंड, ग्रीनलैंड। यह नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की।
सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस स्टडी को। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? फॉकलैंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फॉकलैंड जो द्वीप है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट से लगा एक द्वीप समूह है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग है 12,000 वर्ग किलोमीटर। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? भारत, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन? बताइए। नाम ही रेगिस्तान है, अफगानिस्तान में है ये। देखिए रेगिस्तान नामक मरुस्थल अफगानिस्तान के कंधार और हेलमंद प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? सारे जो कॉन्टिनेंट हैं सबको मैप में आपकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कौन सा देश कहाँ पर है? पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया जो है अफ्रीका के एकमात्र देश से लगा हुआ है तीन ओर से, और उसका नाम है सेनेगल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गाम्बिया जो है उत्तर पूर्व व दक्षिण में सेनेगल से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसकी सीमा लगती है अटलांटिक महासागर से। ये जो अफ्रीका है इधर अटलांटिक है, ठीक है, इधर पैसिफिक है। गाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 10,689 वर्ग किलोमीटर। हमजा रिवर पर कई बार प्रश्न बनाए हमने। यह एक भूमिगत नदी है और इस नदी की खोज की गई थी वर्ष 2011 में। और यह नदी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के नीचे भूमिगत बहती है? बताना आपने। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, यांगटीसी नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन? ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये नदी बह रही है, ठीक है, और इसके नीचे देखिए मिट्टी है। इस मिट्टी के नीचे नीचे चले जाओ तो यहाँ भी एक नदी बह रही है, और छोटी मोटी नदी नहीं, 6,000 किलोमीटर लंबी है ये नदी। इस नदी का नाम है हमजा नदी। और ये जो ऊपर नदी बेसिन है ना, ये अमेजन रिवर है, साउथ अमेरिका, यानी अमेजन नदी बेसिन के नीचे बहती है ये नदी हमजा। इसकी खोज हुई थी वर्ष 2011 में। देखिए हमजा एक भूमिगत नदी है जिसकी खोज वर्ष 2011 में हुई थी। यह 4,000 मीटर तक की गहराई में प्रवाहित होती है। इसकी अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है? 6,000 किलोमीटर, और गहराई है 4,000 मीटर अमेजन नदी बेसिन से। और यह अमेजन नदी बेसिन के नीचे भूमिगत बहती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में है तो या तो ए आंसर होगा या बी होगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, चिली। देखिए विश्व का सबसे शुष्क जो स्थान है वो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित है, और यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लौंग, अल्फा अल्फा गन्ना उपरोक्त में से किन फसलों की रोपाई की जाती है? देखिए रोपाई या नराई होती है जो मुख्य पौधा है उसके नीचे घास वास जो उग जाती है उसको हटाना। एक तरह से वेडीसाइड है ये, मतलब वेड है, घास फूस है। वेड को हटाने के लिए वेडीसाइड का यूज़ करते हैं। या फिर नराई कर लो, रोपाई कर लो। यहाँ तो रोपाई केवल गन्ने की होगी, तो इसका आंसर है केवल 3, सी लगा दीजिए। देखिए उपरोक्त में से केवल गन्ने की फसल की रोपाई की जाती है। छोटे स्तर पर रोपाई या निराई खुरपी की सहायता से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंशन के कारण जिस स्थलाकृति की रचना होती है कौन सी है वो? रिफ्ट वैली बनेगी, ठीक है, रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी डी। विवर्तनिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रंशन से बनती है भ्रंश घाटियां यानी रिफ्ट वैलियां। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? किसका? अमेजन का ही होगा इसमें, तो बी है इसका आंसर। देखिए अमेजन बेसिन क्षेत्र है 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला। कांगो नदी बेसिन क्षेत्र है 40,14,500 वर्ग किलोमीटर में फैला। और मिसिसिपी नदी बेसिन का क्षेत्र है 29,81,076 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के पास कितनी स्थलीय सीमा है? कितनी है? जलीय सीमा तो ये डी में लिखी है 7,516.6 किलोमीटर। स्थलीय पूछ रहा है ये,
तो 15,106.7 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न। बी है इसका आंसर। देखिए भारत के पास 15,106.7 किलोमीटर की स्थलीय भूमि सीमा है और द्वीप क्षेत्रों सहित 7,516.6 किलोमीटर की तटरेखा है। और भारत की तटरेखा कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर लगा लीजिए इधर पश्चिम बंगाल तक। और द्वीप देश अलग हैं, सॉरी द्वीप राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। नंबर 14 पर अजय, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है सिंधु घाटी, ए। देखिए सिंधु घाटी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है। पाकिस्तान का सिंचित क्षेत्रफल लगभग 1,81,000 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 15 पर आ जाइए, अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिनों रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, टुंड्रा तुल्य प्रदेश। तापांतर पूछ रहा है। देखिए मरुस्थल जो होते हैं दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है उनकी रेत, और रात में कहीं अधिक ठंडी हो जाती है। तो सी ही इसका आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश में दिन में तापमान अत्यधिक होता है जबकि रात में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर में, श्रीलंकाई के दक्षिणी तट में। ये अरेबियन सी, अरब सागर में। देखिए मकरान जो है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में स्थित एक समुद्री पट्टी है, यानी अरब सागर हो गया। अब बात कर लें हम ओमान की खाड़ी की, फारस की खाड़ी की, तो फारस की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच अरब सागर की एक शाखा है। ओमान की खाड़ी की बात करें तो ओमान की खाड़ी, जिसे अरबी में खलीज ओमान और फारसी में खलीज मकरान कहते हैं, अरब सागर और होर्मुज जल संधि के बीच एक जलडमरू मध्य है। यह होर्मुज जल संधि के पार फारस की खाड़ी से जुड़ता है। हालांकि इसे खाड़ी बुलाया जाता है, भौगोलिक रूप से यह वास्तव में एक जलडमरू मध्य है। यह है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित देशों पर विचार करेंगे हम, सूडान, लीबिया, इथोपिया। उपरोक्त में से किन देशों की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगी है? यानी मैप पर बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप पता होना चाहिए। मिस्र बिल्कुल ऊपर की तरफ है, इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है। किन देशों की दक्षिणी सीमा, इनमें से किसी भी देश की दक्षिणी सीमा मिस्र से नहीं लगी है, जबकि ये सारे के सारे मिस्र के नीचे हैं, सारे के सारे इजिप्ट के नीचे पड़े हैं ये। ठीक है, इधर सूडान पड़ा है, इधर लीबिया पड़ा है पश्चिम में, और इथोपिया तो यहाँ पड़ा है, ये तो पहुँच ही नहीं पाता ऊपर तक। तो किसी की भी नहीं लगती है, डी है इसका आंसर। देखिए मिस्र की उत्तरी सीमा जो है वो लगती है भूमध्य सागर से, उत्तर पूर्वी सीमा इजराइल से लगती है, मिस्र के पूरब में लाल सागर है, सूडान मिस्र के दक्षिण में है, और लीबिया जो है मिस्र के पश्चिम में है। तो कोई भी जो है नहीं लगता है। मैप में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यह है इजिप्ट, ठीक है, इधर पड़ा है भूमध्य सागर मेडिटेरियन, ये पड़ा है लाल सागर। और प्रश्न था कि किन देशों की दक्षिणी सीमा जो है वो इजिप्ट से लगती है, तो किसी से भी नहीं लगती मिस्र से, तो जबकि तीनों के तीनों मिस्र के नीचे ही पड़े हैं दक्षिण में। ठीक है, लीबिया पश्चिम से लग गया, दक्षिण में सूडान लग गया, और इथोपिया तो पहुंच ही नहीं पा रहा, बीच में सूडान आ गया। तो कोई भी नहीं है, इसलिए डी है इसका आंसर। और ये है सेनेगल पे एक प्रश्न था, ठीक है, सबसे पश्चिमी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एरिया है ना कोना, इससे भी कई प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है मॉम। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका अर्थ क्या है? मार्स ऑर्बिटल मॉड्यूल, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मून ऑर्बिटर मिशन। ये मार्स मिशन था, एक मूवी भी इस पर बनी है, अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में। मार्स ऑर्बिटर मिशन, बी है इसका आंसर। देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम मिशन मुख्य रूप से मंगल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी मिशन है,
और इस मिशन को इसरो ने कब लॉन्च किया था? 5 मार्च 2013 को। 10 साल होने वाले हैं नवंबर में। देखिए, इस मिशन को आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और यहीं से हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 की मदद से लॉन्च किया गया था और ये 24 सितंबर 2014 से मंगल की कक्षा में स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष जांच है, जो भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है और यह दुनिया का सबसे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन है। भारत दुनिया का वो पहला देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने में सफलता हासिल की है। एक और प्रश्न, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण की समय अवधि है कितनी? उतनी ही जितनी पृथ्वी एक चक्कर काटती है जितने समय में, तो दिन और रात हो जाते हैं 24 घंटे, और उसी दिशा में घूमते हैं जैसे पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो भू स्थिर उपग्रह की बात करें, यह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जो सीधे भूमध्य रेखा पर लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी एक स्थिर ऊंचाई पर। यह उसी दिशा में घूमता है जैसे पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस उपग्रह की एक कक्षा में 24 घंटे लगते हैं। ये उतना ही समय है जितना पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में लगता है। नंबर 20 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया था? तो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपित किया था, वो भी याद रखिएगा 2008 में। 2 कब किया? 2019 में। और तीसरा कब किया है? अभी 14 जुलाई 2023 को। तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा के लिए पहला भारतीय मिशन था। प्रक्षेपण यान PSLV C-11 था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। GSLV लेकर गया था इसको। और चंद्रयान 3 को हाल ही में 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, चंद्रयान 2 के समान चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर गया है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं। ठीक है, चंद्रयान 1 में 3 गए थे, 2 गए 2 में, अब तीसरे में भी 2 ही गए। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि इसरो का फुल फॉर्म किया है अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय है इसका कर्नाटक के बेंगलोर में। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। गठन हुआ था इसका 1969 में। क्या क्या काम करता है ये इसरो? अंतरिक्ष विभाग के तत्वाधान में अंतरिक्ष विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, सुदूर संवेदन आदि में योगदान देता है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन सभी की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।